फैम फैक्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को ख़त्म किया था, सही है। और वहाँ पे हमने ये भी कहा था कि अगर स्टेरिक फैक्टर की बात करें तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्राउडिंग ऑफ द लिगेंड। आपने कहा था कि वहाँ पे जो लिगेंड है वो प्रेशर, जितना बल्कि लिगेंड होगा उतना स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा और उतना ही आपके पास जो जाने वाला लिगेंड होगा उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ईजिली वहाँ से डिसोसिएट कर जाएगा। और वहाँ पे अगर बात करें हम फोस्फिन लिगेंड की, तो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ कोन एंगल, और मैंने वहाँ पे आपको बताया भी था कोन एंगल प्रपोज बाय द टोलमान्स, और हमने पढ़ा भी था, सीरीज़ भी पढ़ी थी, सही है। उस सीरीज़ की बात की जाए तो फिर से मैं उस सीरीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, आप याद कर सकते हो। इस सीरीज़ को इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। कुछ और एग्जाम्पल मैंने इसमें ऐड किए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था फॉस्फोरस के साथ मेसिटाइल ग्रुप होगा। मेसिटाइल आपके पास होता है बेंजीन, आपके पास सब्स्टिट्यूटेड हो एमी ग्रुप से, कल भी हमने पढ़ा था। तो ये सीक्वेंस आपके पास बनेगी। अब एक डाउट था कि अगर हम बात करें कोन एंगल की, एक आपके पास PPS3 है मान लीजिएगा, और एक आपके पास है POPS3। इन दोनों में से कोन एंगल किसका ज़्यादा होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम देखें तो PPS3 आपका यहाँ पे आया हुआ है और POPS3 आपका यहाँ आया हुआ है, ध्यान देना, यानी कि PBr3 से भी पीछे है आपके पास POPS3, सही है। अब देखो ऑक्सीजन के आने से कोन एंगल पे कैसे इफेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली हमने कहा था भाई फॉस्फोरस के साथ मान लीजिएगा 3 pH ग्रुप अटैच है, तो 3 pH ग्रुप जनरली यहाँ पे हम अटैच करवाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास फॉर्मेशन होगी। तो इनका जो अपेक्स होगा वो ऐसे जाएगा, ये यहाँ पे कोन एंगल बनता है, मान लीजिएगा यहाँ पे अल्फा बना, यहाँ पे ही आपके पास कोन टाइप बनता है, इसको हम बोल रहे थे कोन एंगल। ये जो अल्फा बनता है इसके पीक पे, सही है, यहाँ पे आपका मेटल कोऑर्डिनेट करता है, ध्यान दीजिएगा। अगर ऑक्सीजन बीच में आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो देखो ऑक्सीजन के बीच में आने से क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा और फिर आपके पास ये रिंग आएगी। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, फिर आपके पास ये रिंग आएगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। यानी कि एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही ऑक्सीजन की वजह से मेटल टू पीएच रिंग आपके पास डिस्टेंस बढ़ गया, तो जो ये अपेक्स बनेगी, ध्यान देना, कंपेरेटिवली टू दिस, इससे आपके पास ये एंगल कम बनेगा। यानी कि जो बीटा एंगल है शुड बी लेस देन अल्फा। तो इसलिए यहाँ पे यही रीज़न है कि PME3 का कोन एंगल POME3 से क्या है, ज़्यादा। यही रीज़न है कि PPS3 का कोन एंगल POPS3 से क्या है, ज़्यादा, सही है। तो ये था, ये सीरीज़ याद रखनी है, मैंने कल भी बात की थी, यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद कल हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की थी, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे हमने रेफरेंस बुक के, तो प्लीज़ उनको अलग से आप नोट करते हुए चलना, सही है। अब जो आगे की कहानी रहेगी देखो, कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर बात करें, जितने जो कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं उनको समझेंगे, और जहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जहाँ से सीधा एक्सपेरिमेंटल डाटा, जिन्होंने उन क्वेश्चन को देखा हुआ है, वही डाटा को स्टडी किया गया है, वही उन क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे कई बार एक्सपेरिमेंटल डाटा में हम कई बार थ्योरेटिकल अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं, सही है। तो जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन थे उनको मैं बारी बारी आपके पास हर लेक्चर में 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, तो सारी बुक के जितने भी डाटा बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो हम सारे सोल्व कर लेंगे, सही है। आपका काम है लेक्चर वाइज एक एक लेक्चर को अच्छे से पढ़ना है, जहाँ जो भी डाउट हो उसको पूछना है, सही है। इसके बाद सुनना भाई, अब देखो कल हमने डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की बात की थी और इसके इंटरमीडिएट स्टेज पे भी हमने फोकस किया था। तो आपने कहा अगर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में स्क्वायर पायरामिडल बन जाता है तो आपने बोला था रिटेंशन इन द कॉन्फिगरेशन। अगर आपके पास वहाँ पे इंटरमीडिएट के अंदर TBP बनता है तो आपने कहा था वहाँ पे आइसोमराइज्ड प्रोडक्ट बनते हैं, सही है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा काम है आज की इस क्लास में, हम बात करने जा रहे हैं आपके पास एसोसिएटिव मैकेनिज्म की। ध्यान दीजिएगा, एसोसिएटिव मैकेनिज्म में वही बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक फैक्टर की, काइनेटिक फैक्टर के बाद हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके रेट को अफेक्ट करते हैं, सही है ना, उनकी बात करेंगे। कौन सी इंटरमीडिएट स्टेट बनती है सुनना सही। तो बेसिकली अगर मैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म की बात करूं, ध्यान दीजिएगा,
एसोसिएटिव मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, ध्यान देना, अब जब हम बात कर रहे थे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम दो कोऑर्डिनेशन नंबर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बोले तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सही है, दूसरी बात। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बोले तो आपके पास जनरली यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हम पढ़ते हैं। क्यों स्क्वायर? आप कहोगे कि टेट्राहेड्रल क्यों नहीं पढ़ते? तो बेसिकली अगर हम बात करें जनरली आपके पास, मैंने पहले भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो टेट्रा और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये जेड एक्सक्लूजन होते हैं। कैसे होते हैं भाई? जेड एक्सक्लूजन होते हैं, यानी कि यहाँ पे पी जेड ऑर्बिटल और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ये जेड के अलोंग आपके पास ऑर्बिटल ऑलवेज क्या होता है? वैकेंट। यानी कि जेड के अलोंग और पी जेड के अलोंग कोई लिगेंड नहीं प्रेजेंट होता, तो इसलिए इनके पास एक स्पेस होता है कि यहाँ पे कोई भी इनकमिंग लिगेंड अटैक कर जाए, सही है। अब अगर मैं बात करूँ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की, तो आपने ये कहा कि जनरली डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। ध्यान देना, सुनना भाई, आप जब मैकेनिज्म हमने तीनों में पढ़ा, एसोसिएटिव, डिसोसिएटिव, इंटरचेंज, तो वहाँ हमने ये सीखा था कि जनरली डिसोसिएटिव में आपके पास एक लिगेंड को जानना होता है। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें, तो जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे स्पेस वैकेंट है, तो इसलिए जब हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे आपके पास जो इंटरमीडिएट बनता है, तो जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की बात करें तो ये तो शो करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स क्यों शो करते हैं? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अगर हम एक और लिगेंड लेके आएंगे तो जनरली आपके पास रिपल्सन रहेगा, तो ये एसोसिएटिव एक्टिवेटेड होना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो आपको पता है यहाँ पे आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो इसलिए ये एसोसिएटिवली एक्टिवेटेड इजिली हो जाता है। तो जनरली आपसे अगर पूछा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो जानना पसंद करते हैं डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो कॉम्प्लेक्स है बोले तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, वो जानना पसंद करते हैं आपके पास एसोसिएटिव मैकेनिज्म से, सही है। अब सुनना भाई, अब हम बात करेंगे आपके पास एसोसिएटिव मैकेनिज्म की, जो आपके पास काइनेटिक्स है उसकी बात करेंगे, सही है। और फिर धीरे धीरे हम एक एक फैक्टर को पढ़ेंगे जो हम पहले सीक्वेंस में पढ़ते आए हैं, सही है। तो आप देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, बिल्कुल आसान है। ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म में आपके 10 मार्क्स 10 नंबर आते हैं। सी पार्ट में 2 सवाल 4-4 नंबर के आते हैं, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको पहले वाला कोऑर्डिनेशन पोर्शन अच्छे से क्लियर है तो यहाँ पे बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं होगा। सुनना जी, अब देखो, अगर मैं बात करूँ एसोसिएटिव मैकेनिज्म की, काइनेटिक्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? काइनेटिक्स की बात कर रहा हूँ। अभी आपने यही बात सीखी कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म विल बी जनरली शोन बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस, और उसमें भी स्क्वायर प्लेनर, सही है ना। और दूसरा, अब आप कहोगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहाँ, यहाँ पे हम नहीं पढ़ते। तो जनरली अगर मैं बात करूँ, ड्यू टू जेड एक्सक्लूजन, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जेड एक्सक्लूजन होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑलवेज वैकेंट स्पेस होगा, तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो वहाँ हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही पढ़ते हैं, सही है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, जब आप ऑर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ोगे तो वहाँ पे भी हम जनरली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल आते हैं। रिएक्शन, जब ओएमसी रिएक्शंस आप डिस्कस करोगे वहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा बनते हैं, वहाँ पे भी यही कहानी रहेगी। लेकिन वहाँ कुछ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आएंगे जिनको आप वहाँ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ते हैं, तो वो एक ऑर्गोनोमेटेलिक एक अलग कहानी है, कोऑर्डिनेशन एक अलग कहानी है, सही है। तो यहाँ पे तो आपको 2 ही बातें याद रखनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 गोज थ्रू डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जनरली गोज थ्रू एसोसिएटिव मैकेनिज्म, सही है। अब एक जनरल एक्सप्रेशन में लेके चलता हूँ। अगर हम बात करें एसोसिएटिव मैकेनिज्म की काइनेटिक्स की, एसोसिएटिव मैकेनिज्म की काइनेटिक एनालिसिस की बात करते हैं, तो देखो भाई, काइनेटिक एनालिसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो जनरली यहाँ पे हम मान लीजिएगा ये कोई भी हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है MLNX, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होगा आपके पास, जनरली जो पहला स्टेप होता है
दैट विल बी, पहला स्टेप जो होगा इट विल बी एसोसिएटिव एक्टिवेटेड। आपको पता है ये एसोसिएटिव एक्टिवेटेड होता है, एसोसिएटिव एक्टिवेटेड आपने पढ़ा भी था पहले भी। तो जनरली यहाँ पे काइनेटिक एनालिसिस में पहला स्टेप, जनरली जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं, काइनेटिक एनालिसिस करते हैं, तो ये जो स्टेप होता है यहाँ पे हम रिवर्सिबल लेते हैं K1। यहाँ पे आपके पास MLN और मेटल के साथ X भी था और अब यहाँ पे Y भी जुड़ गया। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन के रिएक्शन इसकी एसोसिएटिव मैकेनिज्म की, अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स होता एसोसिएटिव, भाई बार एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको पता है इंटरमीडिएट का ये कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता, तो ये आपके पास जो इंटरमीडिएट बनता है कोऑर्डिनेशन नंबर 1 ज़्यादा का बनता, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 का बनता। और वहाँ पर जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो हम ये कहते हैं 7 का जनरली यहाँ पे PVP ज्योमेट्री आपके पास जनरेट होती अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स एसोसिएटिव से जाता है। लेकिन जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स किससे जाता है? डिसोसिएटिव से। दूसरी बात, दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या होगा? MLN, ये जो इंटरमीडिएट हमारा बना है, ये आपका यहाँ पे K1 K2 लिखा मैंने, यहाँ पे K3, ये यहाँ पे डिसोसिएट कर जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा? MLNY और यहाँ से X चला गया। ध्यान दीजिएगा, अगर काइनेटिक्स जिस प्रकार से हमने डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की काइनेटिक्स पढ़ी वैसे हम इसकी बात करेंगे, तो यहाँ से आप कहोगे जो रेट है हमारा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट हमारा जनरली, हम जब ये रिवर्सिबल स्टेप है तो जनरली यहाँ पे लास्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा MLNXY। सही है। अब आपको पता है ये इंटरमीडिएट स्पीसीज है, तो फिर से हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? अप्लाई SSA। ये काइनेटिक्स का पोर्शन होता है, आप काइनेटिक्स पढ़े होंगे, तो di/dt आपके पास यहाँ पे इंटरमीडिएट का रेट क्या हो जाएगा? 0, कंजप्शन और फॉर्मेशन। ध्यान देना, तो यहाँ से अगर हम इस पे SSA लगाएंगे तो आपको पता है ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखो ये इंटरमीडिएट कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है? पहले स्टेप में प्रोडक्ट में, तो क्या लिखूंगा मैं? K1 जैसे हमने डिसोसिएटिव में पढ़ा था MLNX × Y। दूसरे में आपके पास पता है ये वाला स्टेप है, अब ये रिएक्टेंट में आ गया तो हम क्या लेते हैं? माइनस K2 × MLNXY। सही है। अब फिर से तीसरे स्टेप में रिएक्टेंट में है, तो अब फिर से हम क्या लिखेंगे? माइनस K3 MLNXY। ये आपके पास बन गया है XY, ये आपके पास बना, और इसका रेट क्या होता है आपके पास? 0। सही है। अब सिमिलरली मैं यहाँ से MLNXY की अगर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो देखो इन दोनों टर्म को उधर लेके जाऊँगा और इनमें से MLNXY कॉमन ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो भाई इन सब को हम उधर लेके गए, तो MLNXY को हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से K2 बचेगा और यहाँ से K3 बचेगा, यही बनेगा। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है? K1 MLNX × Y, ये आपके पास यहाँ बनेगा, ये लेफ्ट में बना। इन सब को उधर लेके गए, इसको मैंने कॉमन ले लिया K2 + K3। अब इस वैल्यू को यहाँ से MLNXY की वैल्यू को मैं इस एक्सप्रेशन फर्स्ट में पुट कर दूँ, तो सबसे पहली बात ध्यान देना, यहाँ से अगर मैं लिखूँ यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है, ध्यान दीजिएगा, समझना एक बार। अगर मैं यहाँ से वैल्यू लिखूँ, हमारे पास MLNXY जो इंटरमीडिएट है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो इधर हमारे पास क्या है बताओ भाई? K1, और ये हमारा इनिशियल कॉम्प्लेक्स MLNX, और इसके साथ कौन है? Y। डिवाइड में कौन आएगा यहाँ पे? K2 + K3, यही बनेगा। अब हम इसको कहाँ यूज़ कर लें? यूज़ इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में इसको यूज़ करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें हमारा रेट का एक्सप्रेशन मिलेगा वी गेट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं हम क्या मिलेगा? अब आप बताओ, यहाँ पे पुट करोगे तो रेट विल बी इक्वल टू, जनरली क्या बनेगा? K3, यहाँ पे वैल्यू K3 तो यहाँ है, और MLNXY की वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा? एक तो K1 मिलेगा और MLNX × Y और डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा? K2 + K3। ये हमें यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, जनरली सुनना भाई यहाँ पे। तो देखो अब एसोसिएटिव मैकेनिज्म में ध्यान से सुनना, समझना एक बार। देखो एसोसिएटिव मैकेनिज्म में अगर हम बात करें तो ये प्रपोज किया जाता है कि यहाँ पे जनरली जो इंटरमीडिएट आपका बनता है एक कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा का,
ये आपके पास तुरंत डिसोसिएट कर जाता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि X यहाँ से तुरंत डिसोसिएट कर जाता है। सही है। तो यहाँ पे ये वाले इन सब को हम जनरली के ऑब्जर्व्ड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, के ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ से ये कहा गया इन केस ऑफ एसोसिएटिव मैकेनिज्म तो हमारे पास जो रेट होगा mln(x) × y, ये आपके पास रेट का एक्सप्रेशन बनता है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म के अंदर, ध्यान देना, एसोसिएटिव मैकेनिज्म के अंदर किस ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव मैकेनिज्म का जो रेट है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो आपके पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर और एक आपके पास इनकमिंग लिगेंड के ऊपर। यानी कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म आपके पास फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। सही है। तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म आपके पास पूछा जाए, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म आपके पास फॉलो करता है किसको, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। और जनरली ध्यान देना, वहाँ पे हम बात कर रहे थे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को हमने बोला था SN1 टाइप। क्या बोला था, SN1 टाइप। तो सिमिलरली ये आपके पास बाईमोलिकुलर हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, SN2 टाइप मैकेनिज्म। तो डिसोसिएटिव तो हो गया आपका SN1 टाइप और एसोसिएटिव आपके पास हो गया SN2 टाइप। सही है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। अब देखो जनरली ये जो मैकेनिज्म जो आपके पास है ये पढ़ा जाता है आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम केवल एसोसिएटिव मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं हम। इसके बाद जब हम बात करेंगे वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, तो वहाँ हम डिस्कस करते हैं ट्रांस इफेक्ट, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान देना, अभी केवल हम एसोसिएटिव की कहानी पढ़ रहे हैं। ध्यान देना कि एसोसिएटिव में आपके पास किन किन फैक्टर पे आपका रेट डिपेंड कर सकता है और किन किन फैक्टर आपके पास कौन कौन से फैक्टर होंगे जो इसको अफेक्ट करेंगे, इसकी काइनेटिक्स क्या होगी, उन बातों का हम यहाँ पे अब जिक्र कर रहे हैं। सुनना जी, देखो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपके दिमाग में एक बात तो चली गई कि आपके पास जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म है वो सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो देखो भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सुनना जी, समझना एक बार। देखो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो इसमें आपके पास ट्रांस इफेक्ट भी पढ़ा जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी केवल एसोसिएटिव की कहानी सुनेंगे। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर हम बात करें, मैंने एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिया, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिया है हमने यहाँ पे। अब आपको पता है एक्स हमने मान लिया, हमारे पास एक्स क्या है, लिविंग ग्रुप, यानी कि लिविंग, ये जाने वाला है। अब आपको पता है यहाँ पे एल और एल, ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो एल और एल ये इसके 90 डिग्री पे है। तो जो दो एल लिगेंड है ये तो कौन से हो गए, सी एस एल हो गए, सीस स्पेक्टेटर लिगेंड, और जो एल डैश है ये आपके पास क्या हो गया, टी एस एल, 180 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। ये आपके पास हो गया यहाँ पे क्या ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड। तो जनरली आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स वो एसोसिएटिव से जाते हैं, किससे जाते हैं, एसोसिएटिव से। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ एक्टिवेशन होगा वो क्या होगा, एसोसिएटिव एक्टिवेटेड, एसोसिएटिव एक्टिवेटेड। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, इंटरमीडिएट समझना भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर, तो आपको पता है एसोसिएटिव मैकेनिज्म के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 1 आपका बढ़ के जाता है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 1 बढ़ के जाएगा तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास, ध्यान देना भाई, समझना एक बार, बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास ये दो लिगेंड एल यहाँ मैंने लगाए, जो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। ध्यान देना, आपको पता है एसोसिएटिव मैकेनिज्म में इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आपके पास पहले स्टेप में अटैक करता है। तो जनरली ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे टीबीपी बनती है। कौन सी स्टेट बनती है, टीबीपी बनती है। और यहाँ पे खास बात ये रहेगी, आपके पास जाने वाला लिगेंड कौन सा था, एक्स, सही है, आने वाला लिगेंड कौन सा है, वाई, और जो ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड होता है वो हमारा क्या था, एल डैश। ये जो टीबीपी ज्योमेट्री बनेगी उसके अंदर जाने वाला
और आने वाला और आपका TSL ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड वो आपके पास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तीनों के तीनों आपके पास ट्राइगोनल प्लेन में होंगे TBP ज्योमेट्री में, सही है ना। तीनों के तीनों स्पीसीज आपके पास कहाँ प्रेजेंट होंगी, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर, सही है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे बेसिकली आपके पास यहाँ से x एलिमिनेट कर जाएगा और यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि L ये आपके पास y की जगह आ गया x, सुनना भाई, ये आपके पास बनेगा। अब देखो अगर आपसे पूछा जाता है बेसिक बातें एसोसिएटिव मैकेनिज्म में, तो ध्यान देना एसोसिएटिव मैकेनिज्म की बात की जाए तो जनरली यहाँ पे ये कैसा मैकेनिज्म है, SN2 टाइप मैकेनिज्म है, सही है। जनरली मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 2, फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, सही है भाई। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का बनेगा और यहाँ आपके पास इंटरमीडिएट क्या बनेगा, TBP, क्या इंटरमीडिएट बनेगा, TBP। और जब हम बात कर रहे थे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की तो वहाँ पे आपके पास 2 टाइप के इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होने के चांस हो रहे थे, एक आपके पास TBP और एक आपके पास स्क्वायर पिरामिडल, वो हम वहाँ पढ़ चुके हैं, सही है। तो यहाँ पे आपके पास ये बनेगा। अब सुनो भाई, ये तो हो गया आपके पास अगली बात यहाँ पे ध्यान देना, सुनना, जो हमें यहाँ पे डिफरेंस पढ़ना है। अब आपने सुना होगा ऑर्गेनिक SN2 भी पढ़ते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं हम, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दैट इज SN2। तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी 2 है और रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉम्प्लेक्स पे भी और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक SN2 एंड एसोसिएटिव मैकेनिज्म में जो SN2 हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जनरली वहाँ पे इन केस ऑफ ऑर्गेनिक SN2 आप ये कहते हो वहाँ पे जो रिएक्शन प्रोसीड होती है वो आपके पास सिंगल स्टेप में होती है और वहाँ ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। ऑर्गेनिक SN2 में आप ये पढ़ते हो तो वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास यहाँ पे इन केस ऑफ एसोसिएटिव मैकेनिज्म आपके पास इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है और वहाँ पे रिएक्शन गोज थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। वहाँ पे आप ये कहते हो एक ही स्टेप के अंदर जाने वाला आपका टूट रहा होता है और आने वाला जुड़ रहा होता है, वहाँ हमारे पास रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक स्टेबल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। अगली बात यहाँ पे अगर इस रिएक्शन की हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी आपके पास सिंपल रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ध्यान देना। अगर हम इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट बनाएं, ध्यान देना, आगे हम सब्स्टिट्यूशन ट्रांस इफेक्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपके पास बिल्कुल सिंपल सी हमने मैकेनिज़्म पढ़ा है कि एसोसिएटिव मैकेनिज़्म आपके पास कि कैसे आपके पास प्रोसीड होता है। तो आपके पास SN2 टाइप मैकेनिज़्म होगा, मोलिकुलरिटी आपके पास 2 होगी और सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, सही है। अब सुनना है यहाँ पे देखो अगर हम बात करें यहाँ पे समझना एक बार, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की कहानी की बात करें तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें एसोसिएटिव मैकेनिज्म में, तो आपको पता है एसोसिएटिव मैकेनिज्म में यहाँ पे हो क्या रहा है। इनिशियली हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स था जनरली अगर हम बताएं MLNX था, सही है। अब आपको पता है यहाँ पे पहली एनर्जी आपके पास यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे आपको पता है कि पहला यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और यहाँ पे क्या होगा MLNX के साथ और यहाँ पे Y जुड़ रहा होगा, कुछ ये बनेगा। X तो यहाँ पे अटैच है, इसके साथ Y जुड़ रहा होगा ट्रांजिशन स्टेट के अंदर और यहाँ पे इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, एक कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा का होगा, X भी जुड़ गया और Y भी जुड़ गया, ये बनेगा इंटरमीडिएट में। और फिर आपको पता है आपके पास अगर हम इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेट की बात करें, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे आपके पास ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर मेटल के साथ जो जाने वाला होगा X, आने वाला था Y, ये टूट रहा होगा धीरे धीरे और लास्ट में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा
ln y, यानी कि x टूट गया। तो ये कहानी आपके पास यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका बनता है। जब हम ट्रांस इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इन बातों को एक एक अच्छे से तरीके से डिस्कस करेंगे। सही है। अब सुनना भाई, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म को अफेक्ट करेंगे, ध्यान देना। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो हमें समझना होता है, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म को अफेक्ट करेंगे। तो हम जनरली दो प्रकार के फैक्टर हम पढ़ते हैं, एक एसोसिएटिव और एक डिसोसिएटिव। कौन कौन से फैक्टर पढ़ते हैं हम? एक एसोसिएटिव जो फैक्टर हम पढ़ते हैं दो तरीके के फैक्टर पढ़ते हैं, एक आपके पास स्टेरिक फैक्टर और एक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। दोनों फैक्टर की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो देखो, आपको पता है एसोसिएटिव मैकेनिज्म के अंदर आपके पास टाइप ऑफ एक्टिवेशन है एसोसिएटिव। वहाँ पे आपको जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसको बनाने के लिए एक लिगेंड को अटैच करवाना है। यानी कि यहाँ पे जो फैक्टर हमने डिसोसिएटिव में पढ़े थे उनसे अपोजिट होंगे। वहाँ पे तो हमने क्या किया था, एक लिगेंड को भगाना था। अब मेटल के साथ आपके पास मान लीजिएगा, ध्यान देना, ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ आपको लिगेंड को अटैच करवाना है, किसी भी इनकमिंग लिगेंड को अटैच करवाना है। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात करें, ध्यान देना, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, अब आपको पता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर आपके पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करें तो आपको पता है रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। और जनरली पहला स्टेप आपके पास आरटीएस होता है जिसके ऊपर रेट डिपेंड करता है, जिसमें वाई आके जुड़ रहा है। सुनना जी तो यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की, तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में सबसे पहली बात यहाँ से अगर हम बात करें, सुनना भाई जितना ज़्यादा मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा मेटल के ऊपर जेड इफेक्टिव होगा, इस लिगेंड की इस मेटल के साथ बाइंड होने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि टाइप एसोसिएटिव एक्टिवेशन होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो रेट आपका बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात करें तो इन केस ऑफ एसोसिएटिव मैकेनिज्म रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। और आपको पता है जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल आयन, ये हम कह सकते हैं। सही है। इन फैक्टर पे आपके पास डिपेंड करेगा। दूसरी बात यहाँ पे अगर हम ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम बात करें रेट, अगर हम लिगेंड की बात करें कि यहाँ पे लिगेंड कैसे होने चाहिए, तो देखो अगर मैं बात करूँ, मान लीजिएगा आपने इस कॉम्प्लेक्स में पाई डोनर लिगेंड आपने यहाँ पे अटैच कर दिए, तो आपको पता है पाई डोनर लिगेंड आपके पास मेटल के सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो आने वाले लिगेंड के लिए जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम, यानी कि आने वाला लिगेंड इजीली बाइंड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे भाई, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई डोनर लिगेंड। ध्यान देना, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में हम क्या कह रहे थे, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई डोनर लिगेंड, क्योंकि वहाँ में लिगेंड को भगाना था, क्योंकि वहाँ टाइप ऑफ एक्टिवेशन क्या था, डिसोसिएटिव। यहाँ टाइप ऑफ एक्टिवेशन क्या है, एसोसिएटिव। सही है। तो कंक्लूजन की बात ये निकली। अब सुनना, दूसरी बात अगर हम बात करें, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ द लिगेंड। यानी कि जो आपके पास स्पेक्टेटर लिगेंड है, कौन से लिगेंड है, स्पेक्टेटर या फिर ऑक्सिलरी लिगेंड है, वो अगर पाई डोनर लिगेंड होंगे तो रेट एसोसिएटिव का कम हो जाएगा। अगर आपके पास स्पेक्टेटर लिगेंड पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड है तो वहाँ पे रेट आपका बढ़ जाएगा इन एसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो ये सारे के सारे फैक्टर डिसोसिएटिव से अपोजिट हैं यहाँ पे। सही है, क्योंकि वहाँ पे हम लिगेंड को भगाते हैं और यहाँ पे इनकमिंग लिगेंड को इंटरमीडिएट में हम वहाँ पे पहले लिगेंड जाता है, लिविंग ग्रुप लीव करता है, और यहाँ पे आपके पास पहले एसोसिएट करता है लिगेंड। सही है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सही है। दूसरी बात, अब आपको पता है ये सारे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर थे, और जब लिगेंड की बात आती है तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मेजरली शोन बाय द TSL।
TSL ट्रांसपेक्टेटर लिगेंड मेजर शो करता है, और आपके पास CSL आपके पास CSL आपके पास माइनर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शो करता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेरिक रिपल्सन की बात की जाए यहाँ पे, तो आपको पता है एसोसिएटिव मैकेनिज्म के अंदर हम ये कह सकते हैं लिगेंड को हमें यहाँ पे अटैच करवाना था, लिगेंड को हमें इसके साथ अटैच करवाना था। तो आप ये कहोगे भाई एसोसिएटिव मैकेनिज्म में आप यहाँ पे ये बोलोगे, मान लीजिए कि मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स था, अगर यहाँ पे ये लिगेंड बल्कि आ जाते हैं, लिगेंड कैसे आ गए, बल्कि, यानी कि यहाँ पे इन लिगेंड की क्राउडिंग क्या है, ज़्यादा, तो यहाँ पे ये आपके पास एसोसिएटिव एक्टिवेशन वाले स्टेप को अपोज करेंगे। तो इन केस ऑफ एसोसिएटिव मैकेनिज्म हम ये बोल सकते हैं रेट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग, क्राउडिंग के रेट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पता होनी चाहिए इन केस ऑफ एसोसिएटिव मैकेनिज्म, सही है। ये सारे फैक्टर आपको याद होने चाहिए, सही है। इसके बाद अगर हम बात करें समझना एक बात, एक एक बात को हम आगे डिस्कस करेंगे। सुनना जी, तो आपने यहाँ पे पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात की, और दूसरा आपने बात की यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर की, सही है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की जो सब्स्टिट्यूशन की कहानी, इनको हम आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम ट्रांस इफेक्ट पढ़ेंगे, ट्रांस इन्फ्लुएंस सीरीज पढ़ेंगे, ट्रांजिशन स्टेट सीरीज पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे उन बातों को। अभी केवल मैंने एक बेसिक सा काइनेटिक एनालिसिस करके बताया एसोसिएटिव मैकेनिज्म का, सही है। अब देखो एसोसिएटिव मैकेनिज्म और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में अगर आप कंपेयर करो, ध्यान देना, डिसोसिएटिव की अगर बात करें और एसोसिएटिव की बात करें, तो जनरली ये आपके पास डिसोसिएटिव, पहली बात, जनरली शोन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्स, एसोसिएटिव मैकेनिज्म जनरली शोन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स, सही है। ये आपका डिसोसिएटिव होता है SN1 टाइप, ये आपके पास होता है SN2 टाइप। यहाँ पे रिएक्शन में मोलिकुलरिटी की बात होगी, तो आपको पता है SN1 है तो मोलिकुलरिटी क्या होगी, 1। और अगर हम यहाँ बात करें एसोसिएटिव है, SN2 टाइप है, तो बाई मोलिकुलर होगा, मोलिकुलरिटी आपके पास क्या होगी, 2 होगी। जनरली यहाँ पे आपके पास जो इंटरमीडिएट बनता है वो आपके पास एक कोऑर्डिनेशन नंबर कम का बनेगा, ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का बनता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरमीडिएट आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का ही बनता है, क्योंकि 4 का है तो एक ज़्यादा का बनता है एसोसिएटिव में। और ये जनरली यहाँ पे कौन सा बनता है, TBP। और यहाँ हमने देखा आपके पास स्क्वायर पायरामिडल भी बनता है और TBP भी बनता है, सही है। और आपको पता है SN1 हो रहा है, तो ये आपके पास किस ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और यहाँ पे हम बात करें तो ये आपके पास फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये आपके पास डिफरेंस है किसके अंदर, डिसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव मैकेनिज्म के अंदर, सही है। अब सुनना भाई, यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे दोनों में रेशियो सेलेक्टिविटी की बात की जाए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई, सुनना जी। देखो ये मैंने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताया एसोसिएटिव का और डिसोसिएटिव का, सही है। दूसरी बात ध्यान देना, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, रेशियो सेलेक्टिविटी की बात करते हैं। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आप ये कहते हो कि ये आपके पास जाता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपके पास ये आपने कहा जनरली जाता है एसोसिएटिव मैकेनिज्म से। और इसमें हमने एक बात होल्ड पे रखी है, दैट इज़ ट्रांस इफेक्ट, दैट इज़ ट्रांस इफेक्ट, उसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, सुनना। देखो यहाँ पे इन केस ऑफ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, ध्यान देना डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाता है। और यहाँ पे खास बात ये होती है
मान लीजिएगा X हमारे पास क्या है, लिविंग ग्रुप, और L डैश आपको पता है इसके 180 डिग्री पे आपको पता है जो भी लिगेंड प्रेजेंट होगा वो आपके पास क्या होता है, TSL। सुनना जी, तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में या फिर इन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म लिविंग ग्रुप डिसाइड करता है TSL कौन होगा। ध्यान से सुनना, क्या कहा है मैंने, इन केस ऑफ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट बात है ये, लिविंग ग्रुप डिसाइड TSL, लिविंग ग्रुप डिसाइड TSL। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे अगर हमें नहीं पता, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स को हम देखें, कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको बना के दे दे यहाँ पे, तो आपको पता है कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एक कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ, मान लीजिएगा मेटल है, यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर है, और यहाँ पे मान लीजिएगा यहाँ पे अमोनिया है, और यहाँ पे मान लीजिएगा वाटर है, यहाँ पे वाटर है। अब यहाँ पे मान लीजिएगा हैलाइड है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए इस कॉम्प्लेक्स में, आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाएगा। किस मैकेनिज्म से जाएगा, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें TSL कौन होगा, तो पहले यहाँ हमें ये देखना पड़ता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर कि लिविंग ग्रुप कौन सा है, क्योंकि लिविंग ग्रुप के 180 डिग्री के ऊपर कौन प्रेजेंट होगा, TSL। और हमें पता है इस कॉम्प्लेक्स में हैलाइड बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ये नहीं कहोगे कि यहाँ पे वाटर आपका TSL हो गया, नहीं। कौन डिसाइड करेगा, अगर ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है, तो इसके 180 डिग्री पे कौन बैठा है, TSL। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में लिविंग ग्रुप डिसाइड TSL। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात की जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात की जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपसे पूछा जाए, सुनना भाई, मान लीजिएगा ये कॉम्प्लेक्स है L डैश, L डबल डैश, L सिंगल डैश, यहाँ पे L रख दिया मान लीजिएगा, और यहाँ पे L ट्रिपल डैश। ध्यान देना, अब यहाँ पे हमसे कोई पूछा जाए कि बताओ यहाँ TSL कौन होगा, और आपके पास TSL कौन होगा या फिर लिविंग ग्रुप कौन होगा, तो ध्यान देना, यहाँ तो इन केस ऑफ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, इन केस ऑफ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म लिविंग ग्रुप डिसाइड TSL। इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर ध्यान देना, ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर, आगे जब हम ट्रांस इफेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पे वो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पे एसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाता है, तो एक बात यहाँ पे नोट करनी है, यहाँ पे क्या होगा, TSL डिसाइड, TSL डिसाइड लिविंग ग्रुप। कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे TSL डिसाइड लिविंग ग्रुप, यहाँ पे लिविंग ग्रुप डिसाइड TSL, यहाँ पे TSL डिसाइड लिविंग ग्रुप। यानी कि अब मान लो ये 4 लिगेंड है आपके पास, मेटल के साथ 4 लिगेंड लगे हुए हैं, आपसे कहा जाए कि बताइएगा लिविंग ग्रुप कौन होगा, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें TSL कौन सा लिगेंड होगा, बोले तो ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड। और ध्यान देना, आगे पढ़ेंगे हम ट्रांस इफेक्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करो, बस आएगा ये भी, फिर और भी मज़ा आएगा। लेकिन तब तक इस बात को याद रखना, यहाँ पे कौन डिसाइड करता है, TSL डिसाइड करेगा लिविंग ग्रुप को। और सुन लो यहीं पे ही कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर कौन बढ़िया TSL होगा, तो ध्यान देना, वो लिगेंड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होगा, कोई भी लिगेंड जितना ज़्यादा आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होगा। बेसिकली जब हम ट्रांस सीरीज पढ़ेंगे आगे, जब हम ट्रांस इफेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पे इस बात को डिसाइड अच्छे से आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे, हाँ भाई ये TSL है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करो, लेकिन तब तक आप ये रेशियो सेलेक्टिविटी में 2 बात याद रखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में लिविंग ग्रुप डिसाइड TSL, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर TSL डिसाइड लिविंग ग्रुप। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया भाई यहाँ पे, अब देखो आपको नहीं पता कौन सा होगा, ये तो हम ट्रांस इफेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पता चलेगा, लेकिन फिर भी मैं फॉर एग्जांपल आप इसको मैंने कह दिया भाई यहाँ पे तो L डबल डैश TSL है, कौन है, L डबल डैश TSL है, तो L डबल डैश TSL है तो लिविंग ग्रुप कौन हो जाएगा, L। अगर L ट्रिपल डैश TSL है तो लिविंग ग्रुप कौन हो जाएगा, L डैश।
और कौन बढ़िया TSL होगा, तो ये हम पढ़ेंगे ट्रांस सीरीज के अंदर। ट्रांस सीरीज में जो सबसे आगे आता है वो उतना ही बढ़िया TSL होता है और वो तुरंत डिसाइड कर देगा। हम पढ़ते हैं ना ट्रांस इफेक्ट में, आपके पास जितना बढ़िया ट्रांस इफेक्ट होता है जिस लिगेंड का, वो उतना ही वहाँ पे जो उसके अपोजिट में होता है उस लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन करवाता है, तो वो हम वहाँ सीखेंगे। लेकिन तब तक के लिए इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 TSL डिसाइड लिविंग ग्रुप, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिविंग ग्रुप डिसाइड TSL। चलते हैं आगे। तो ये तो हमने सारी बात की फैक्टर अफेक्टिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर। सुनना चाहिए, बेसिक डिफरेंस पढ़ा दोनों में हमने। अब मैं बात करने जा रहा हूं यहां पे आगे जो हम पढ़ेंगे अब इंटरचेंज मैकेनिज्म की। किसकी बात करेंगे अब हमें भाई? इंटरचेंज मैकेनिज्म की हम बात करेंगे। सुनिएगा, इंटरचेंज मैकेनिज्म, ध्यान से सुनना भाई। होता क्या है इंटरचेंज मैकेनिज्म में? हमने कहा था कि इंटरचेंज मैकेनिज्म जनरली दो तरीके से होता है, एक IA और एक ID, एक IA और एक ID। और इनको हम कैसे बोलते हैं, नाम कैसे बोलते हैं बताओ? IA को क्या बोलेंगे? IA को क्या बोलेंगे? IA होगा आपका एसोसिएटिवली एक्टिवेटेड इंटरचेंज मैकेनिज्म। ID क्या होगा? डिसोसिएटिवली एक्टिवेटेड इंटरचेंज मैकेनिज्म। अब सुनना भाई, यहाँ पे देखो ID की अगर मैं बात करूँ, ध्यान देना, ID में फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं, देखो मेजरली क्या होगा यहाँ पे, मान लो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास L', ये कोई कॉम्प्लेक्स X, सही है। तो ID मैकेनिज्म आपका डिसोसिएटिवली एक्टिवेटेड मैकेनिज्म है। कैसा है? डिसोसिएटिवली एक्टिवेटेड मैकेनिज्म है और यहाँ पे किसी प्रकार के इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पे? तो बेसिकली इन केस ऑफ ID आपके पास क्या होगा? डिसोसिएटिवली एक्टिवेटेड है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, ध्यान देना, समझना एक बार। तो डिसोसिएटिवली एक्टिवेटेड है तो जो लिविंग ग्रुप है वो टूट रहा होगा। लिविंग ग्रुप क्या होगा? टूट रहा होगा। अब देखो टूटेगा तो यानी कि यहाँ पे ध्यान देना, समझना, मेटल के साथ मान लीजिएगा Ln कॉम्प्लेक्स था यहाँ पे, ये X आपका जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ध्यान देना, यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इन केस ऑफ डिसोसिएटिवली एक्टिवेटेड मैकेनिज्म आपके पास X टूट रहा होगा, यानी कि डिसोसिएटिवली एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे जो आपके पास ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझना, डिसोसिएटिवली एक्टिवेटेड है तो यहाँ पे आपके पास एक बात याद रखोगे, यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग वाला काम होगा वो ज़्यादा हो रहा होगा, ज़्यादा टाइम तक हो रहा होगा, क्योंकि डिसोसिएटिवली एक्टिवेटेड है। लेकिन एट द लास्ट पीक जब ये टूटने वाला ही होगा तो इस पे कौन अटैच हो जाएगा? वाई हमारा क्या था? इनकमिंग लिगेंड। और फिर आपके पास, आपको पता ही है, बन क्या जाएगा हमारे पास? MLL, यहाँ पे आपको पता है LS, यहाँ पे कौन आ गया? वाई। ये आपके पास कहानी बनेगी। यानी कि कहने का मतलब आपके पास इन केस ऑफ डिसोसिएटिवली एक्टिवेटेड इंटरचेंज मैकेनिज्म के अंदर आपके पास बॉन्ड ब्रेक वाला टाइम, बॉन्ड ब्रेकिंग आपके पास ज़्यादा टाइम तक होता रहेगा। उसके बाद लास्ट पीक पे आपके पास वाई अटैक कर जाएगा, सही है। और यहाँ पे किसी प्रकार के ट्रू इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती, सही है ना। जब हम प्योर डिसोसिएटिव की बात करते हैं तो वहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का जनरली आपके पास इट में भी TBP और इट में भी आपके पास स्क्वायर पिरामिडल। अगर मैं यहाँ पे इसी में ही IA की बात करता, एसोसिएटिवली एक्टिवेटेड इंटरचेंज मैकेनिज्म, तो वहाँ पे मैं क्या कहता कि इन द रिएक्शन फॉर लार्ज टाइम, आपके पास लार्ज टाइम ऑफ ए रिएक्शन, ज़्यादा टाइम तक आपके पास कौन सा का हो रहा होता? बॉन्ड फॉर्मेशन।
यानी कि यहाँ पे आपके पास Y जुड़ रहा होता ट्रांजिशन स्टेट में, ज़्यादा टाइम तक Y जुड़ रहा होता, यानी कि यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन का टाइम क्या होगा, ज़्यादा। एट द लास्ट पॉइंट आपके पास, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बॉन्ड कंप्लीटली बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर देते तो फिर तो ये एसोसिएटिव ही हो जाता। अगर यहाँ पे हम कंप्लीटली बॉन्ड डिसोसिएट की बात कर देते तो आईडी आपका प्योर डिसोसिएटिव हो जाता, लेकिन यही तो है, तभी तो इसका नाम क्या है, इंटरचेंज मैकेनिज्म। यानी कि लार्ज पोर्शन में तो आपके पास IA की बात कर रहा हूँ, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और फिर आपके पास क्या हो जाएगा, एट द लास्ट पीक आपके पास ये बॉन्ड टूट जाएगा। सही है, तो ये कहानी थी आपके पास इंटरचेंज मैकेनिज्म की, IA और ID। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। सही है यानी कि कह सकते हैं अगर डिसोसिएटिव इंटरचेंज मैकेनिज्म है तो उसमें आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग डोमिनेंट ओवर बॉन्ड फॉर्मेशन। ध्यान देना, दो बातें यहाँ पे, बॉन्ड ब्रेकिंग डोमिनेंट ओवर बॉन्ड फॉर्मेशन, और भाई साहब यहां पे क्या बोलोगे, आइए मैं, बॉन्ड फॉर्मेशन डोमिनेंट ओवर बॉन्ड ब्रेकिंग। ये बात आपको याद रखनी है, दोनों बातें। सही है, तो यहां से कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि एन इंटरचेंज मैकेनिज्म इज ए कंसर्न्ड प्रोसेस, जहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हो रहे हैं, इन विच देर इज नो इंटरमीडिएट स्पीसीज विद कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स। यानी कि यहाँ पे आपके पास कोई इंटरमीडिएट स्पीसीज नहीं बनती जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट हो फ्रॉम स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स। सही है, अब आपके पास हाउ कैन वी डिसाइड, बहुत ही मुश्किल काम है कि A होगा या IA होगा, ID होगा या फिर D होगा। हाउ कैन वी डिसाइड कि हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स में जनरली आपके पास कोई भी मैकेनिज्म है, उसके अंदर आपसे अगर पूछा जाए बताइएगा वहाँ पे IA होगा या फिर ID होगा। एक बार क्वेश्चन भी यहाँ से आया हुआ है नेट के एग्जाम के अंदर, तो ध्यान देना, सुनना भाई। पहली बात, इफ काइनेटिक एनालिसिस से हम फाइंड आउट करते हैं, इफ देयर इज नो ट्रू इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, अगर किसी रिएक्शन में कोई ट्रू इंटरमीडिएट नहीं बनता है तो वहां पे रिएक्शन इंटरचेंज मैकेनिज्म से नहीं जाएगी। पहला पॉइंट आपको दिमाग में याद रखना है, अगर आपके पास ट्रू इंटरमीडिएट नहीं बनता तो रिएक्शन इंटरचेंज मैकेनिज्म से नहीं जाएगी। दूसरी बात, अगर आपके पास, अब आपके दिमाग में आएगा हम कोई वहाँ पे काइनेटिक एनालिसिस थोड़ी करेंगे रिएक्शन की, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो IA से जा रहा है या ID से जा रहा है। तो ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक दो एग्जाम्पल भी हैं, कुछ रेयर एग्जाम्पल, उनको मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा अभी, ध्यान से सुनना। एक बात आपको याद रखनी है अगर आपके पास अब आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे आपके पास इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में बन रहा है या नहीं बन रहा, तो अगर आपके पास इफ लिविंग ग्रुप इज पुअर, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से सुनना भाई, डिसोसिएटिव और ID में कैसे चेक करोगे। पहला पॉइंट, इफ नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, तो आप क्या बोलोगे, रिएक्शन गोज थ्रू ID मैकेनिज्म। दूसरी बात, इफ इंटरमीडिएट इज हाईली अनस्टेबल, अगर इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल है तो बनना ही नहीं चाहेगा, तो फिर रिएक्शन किससे जाएगी, ID मैकेनिज्म से। तीसरी बात ये कह सकते हैं हम यहाँ पे, इफ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ लिविंग ग्रुप इज पुअर, अगर लिविंग ग्रुप आपके पास पुअर है तो वहां पे आप ये कहोगे रिएक्शन गोज थ्रू ID मैकेनिज्म। तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है और इंटरचेंज से रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल भी जो बुक में मेंशन है वो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा, ध्यान देना। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ID
और आई ए से रिलेटेड। ध्यान देना, सुनना भाई। तो ये कहानी तो आपको याद रखनी है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपसे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कहेगा ये कॉम्प्लेक्स आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जा रहा है, तो बताइएगा ये किस मैकेनिज्म से आपके पास जाएगा। तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा भाई, समझना एक बार। देखो, क्रोमियम H2O6 + 3 है, एक कॉम्प्लेक्स आपके पास ये है। दूसरा आपके पास है क्रोमियम H2O5 सॉरी NH3 और H2O। ध्यान देना +3। इन दोनों कॉम्प्लेक्स की कहानी सुनना। अगर आपसे इनका मैकेनिज्म में पूछा जाता है ये किस मैकेनिज्म से आपके पास जाएंगे, सुनना भाई। आपको पता है दोनों में क्रोमियम +3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और आपको पता है क्रोमियम +3 आपके पास D3 होता है, और ये एक इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे कॉन्फ़िगरेशन है? इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान देना। अब देखो ये जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि कोई भी हम इनकमिंग लिगेंड इनके साथ लेके आते हैं। एनेशन रिएक्शन की बात कर लें, एनेशन रिएक्शन की बात कर लें। यहाँ पे एनेशन रिएक्शन, देखो एनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? एनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। ये आपके पास मान लीजिएगा कोई भी कॉम्प्लेक्स है Ml6+2, और यहाँ पे X नेगेटिव है, और L जो है ये न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड। अगर किसी न्यूट्रल लिगेंड को किसी कॉम्प्लेक्स में कोई एनायन सब्स्टिट्यूट करता है, मान लीजिएगा Ml5X +1 चला गया, और यहाँ पे आपके पास L एलिमिनेट हो गया। L न्यूट्रल लिगेंड था। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एनेशन रिएक्शन। तो एनेशन रिएक्शन सिंपली क्या है? अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी न्यूट्रल लिगेंड को कोई एनायन सब्स्टिट्यूट करता है, किसी न्यूट्रल लिगेंड को एनायन सब्स्टिट्यूट करता है, उसको हम बोलते हैं एनेशन रिएक्शन। सही है? अब देखो ये जो दो कॉम्प्लेक्स मैंने लिखे हैं, अगर आप इनको किसी भी एनायन, एनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, अगर एनायन से हम ट्रीट करवाते हैं, ध्यान देना। अब दोनों रिएक्शन का जो बिहेवियर है उस बिहेवियर पे हमें यहाँ पे फोकस करना है। +3 ध्यान देना। तो मान लीजिएगा हम हैलाइड आयन, किसी भी एनायन से हम इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं, और यहाँ से आपका ये वाटर एज ए लिविंग ग्रुप आपका एलिमिनेट हो रहा है। तो वाटर और X- की बात की जाए तो इनके कंपेरेटिवली वाटर आपका स्लाइटली यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, क्योंकि वाटर मेटल के साथ बढ़िया इंटरेक्शन शो करता है, सारे के सारे 3D सीरीज के कॉम्प्लेक्स आपके पास एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी कि वाटर के साथ मेटल के साथ इंटरेक्शन होने की टेंडेंसी क्या है? ज़्यादा। तो यहाँ पे हैलाइड के कंपेरेटिवली वाटर आपके पास यहाँ पे क्यों जाएगा? तो यानी कि यहाँ पे वाटर कैसा बिहेव कर रहा है? वाटर कैसा बिहेव कर रहा है? यहाँ पे पुअर लिविंग ग्रुप कैसा बिहेव कर रहा है? पुअर लिविंग ग्रुप का बिहेव कर रहा है। ऊपर से क्रोमियम +3 आपके पास D3 है और इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ध्यान देना, सबसे खास बात दोनों एग्जाम्पल की, ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से नहीं जाते। अब बात आती है डिसोसिएटिव से नहीं जाते, और आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो एसोसिएटिव तो बहुत मुश्किल है जाना। तो बात आती है इंटरचेंज मैकेनिज्म की। किसकी बात आती है? इंटरचेंज मैकेनिज्म की बात आती है। तो इंटरचेंज मैकेनिज्म में ध्यान देना, डेफिनेटली ये सवाल पूछने लायक है। ध्यान देना, बुक में मेंशन है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इंटरचेंज मैकेनिज्म की बात होगी तो हमें यहाँ पे IE भी है और ID भी है, कौन सा किससे जाएगा? तो ध्यान देना, एक्चुअली होता क्या है, क्रोमियम में आपके पास इंटरेक्शन में +3 में ऑक्सीजन है। अब आपको पता है, और यहाँ पे जनरली आपके पास इंटरेक्शन में अमोनिया है। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। यानी कि हम जब इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल पढ़ते हो आप, वहाँ पे हम कहते हैं यानी कि जो फॉर्मल चार्ज खींचने की टेंडेंसी है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। यानी कि यहाँ पे बेसिकली Z इफेक्टिव स्लाइडली यहाँ से आपके पास ज़्यादा यहाँ बनने के चांस होंगे। तो एसोसिएटिवली एक्टिवेटेड इंटरचेंज मैकेनिज्म के लिए हमें पहले बॉन्ड फॉर्मेशन करना होता है,
और डिसोसिएटिवली इंटरचेंज मैकेनिज्म के लिए हमें पहले तोड़ना होता है। तो यानी कि यहाँ ये इसके साथ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग कर रहा है और इस पर भी स्लाइडली जेड इफेक्टिव इसके कंपेरेटिवली क्या होगा, ज़्यादा। तो यही रीज़न है कि क्रोमियम +3 का 6 पानी के साथ कॉम्प्लेक्स ये IA से जाता है। स्टार लगा देता हूँ भाई, ध्यान देना, नेट के एग्जाम में पक्का पूछा जा सकता है। और ये वाला कॉम्प्लेक्स ID से जाता है। 5 लिगेंड के बिहेवियर से ही, माइनर से इफेक्ट से दोनों का टाइप ऑफ मैकेनिज्म चेंज हो गया। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करना। बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स आपको मेंशन करके दे रखे हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स और लिख रहा हूँ मैं। एक एग्जाम्पल और है, और भी कोई एग्जाम्पल होंगे, कुछ मिसलेनियस मिलेंगे, तो आपका टेस्ट होगा कोऑर्डिनेशन के रिएक्शन मैकेनिज्म का। कोई क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। कहाँ से बनाएगा, सारा रेफरेंस डाटा हम स्टडी करेंगे 1 by 1। कुछ रह जाएगा तो वो हम डिस्कस करेंगे हमारे टेस्ट में भी वहाँ डिस्कस करेंगे। जब भी आपका टेस्ट पेपर होगा तो वहाँ पे एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। टेस्ट सीरीज आप सबके पास लिए अवेलेबल है जिन्होंने वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे हम, ध्यान देना। RU का कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, बेसिकली समझना एक बार। देखो 2 कॉम्प्लेक्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स है RU के साथ EDTA और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है। यानी कि यहाँ पे भी जाने वाला आयनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे जाने वाला आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे -1। सबसे खास बात, EDTA इस कॉम्प्लेक्स में पेंटाडेंटेट का बिहेव कर रहा है। वैसे हम कहते हैं कि भाई साहब EDTA तो हेक्साडेंटेट होता है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसा है, पेंटाडेंटेट। एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेस हम ये बात कर रहे हैं। एक और दूसरा कॉम्प्लेक्स RU, ये भी EDTA का है और सिमिलरली H2O यहाँ पे -2 चार्ज है। और इन दोनों में भी हम सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इनकमिंग लिगेंड की बात कर रहे हैं। कोई एक लिगेंड आपके पास न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे दोनों में सब्स्टिट्यूट कर रहा है और यहाँ पे भी वाटर है। और आपको थोड़ी देर पहले बताया, बेसिकली वाटर आपका पुअर लिविंग ग्रुप का बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, पुअर लिविंग का। अब आप इन दोनों में अगर जाओगे तो यहाँ पे ये भी पेंटाडेंटेट है भाई, ध्यान देना। आपसे इसी कॉम्प्लेक्स में नेट के एग्जाम में कमाल हो जाएगा, आपसे पूछ ले, बताइएगा यहाँ पे RU का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप तो तुरंत ये कहोगे EDTA। अच्छा, ये तो है, कोई नहीं पढ़ा होगा, जिसने इसको पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो वो तो फिर यही सोचेगा और पहले ऑप्शन में कोऑर्डिनेशन नंबर 7 रख के दे देगा। ध्यान देना, तो यहाँ पे EDTA किस में है, पेंटाडेंटेट में। जो एक आपका एसीटेट ग्रुप है, यानी कि ये होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, एक एसीटेट ग्रुप यहाँ फ्री होता है। तो यहाँ हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करोगे, EDTA पे फॉर्मल चार्ज होता है -4 -2, यहाँ पे X+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बोले तो RU+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास, यहाँ पे ये आपके पास RU+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ध्यान देना, एक +3 में है और एक आपका +2 में है। अब सुनना, इतना ही डिफरेंस काफ़ी है। दोनों में कोई भी लिगेंड आएगा, जाएगा कौन, वाटर जाएगा। वाटर जाएगा तो आपको पता है, अगर मैं बात करूं कोई भी लिगेंड आपका यहाँ अटैक कर रहा है, अब आपके दिमाग में आ गया होगा, यहाँ इंटरचेंज मैकेनिज्म होगा, क्योंकि वाटर आपका जनरली यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पुअर लिविंग ग्रुप हम बोलते हैं। ध्यान देना, क्योंकि उसकी मेटल के साथ इंटरेक्ट बाइंडिंग करने की टेंडेंसी ज़्यादा है बेसिकली। अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि यहाँ तो RU+3 में है और यहाँ +2 में है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो +2 +3 वाले में मेटल पे चार्ज ज़्यादा है, तो ये इंटरचेंज मैकेनिज्म से जाएगा। इंटरचेंज मैकेनिज्म से जाएगा तो मैं IA कहाँ रखूँ, ID कहाँ रखूँ। अब आपको पता है जहाँ चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ एसोसिएटिव एक्टिवेशन होने के चांस क्या होंगे, ज़्यादा। और जहाँ मेटल के सेंटर पे Z इफेक्टिव कम है तो वहाँ डिसोसिएटिव एक्टिवेशन होने के चांस क्या होंगे, ज़्यादा। यही रीज़न अगर एग्जाम में आ जाए, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी भाई, ध्यान देना। RU+2 ये जाता है आपका ID से और ये RU+3 ये आपका जाएगा IA से।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक और सवाल चाहते जाते एक और सवाल यहाँ पे लिखूंगा और फिर से मैं कह देता हूँ भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ एग्जाम में आ सकता है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटली। तो पेपर में तो आपसे पूछ लेगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन करने होते हैं सी पार्ट में, तो कुछ ऐसा भी पूछेगा जो आप नहीं कर सकते, सही है ना। और जो हम नहीं कर सकते उन्हीं क्वेश्चनों को करने के लिए हमें डाटा बेस्ड यहाँ पे एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ हर लेक्चर के अंदर। सुनिएगा, एनेशन रिएक्शन का सवाल है। एनेशन रिएक्शन कभी ना कभी जरूर पूछा जा सकता है, तो जहां पर भी आपको बताया जाए स्टार लगे वो इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना। सवाल क्या है, क्रोमियम NH3 5H2O, यही कॉम्प्लेक्स जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा, +3। यहाँ पे हमारे पास X लिगेंड आ रहा है, X लिगेंड से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और यहाँ पे आपके पास फॉर्मेशन हो रही है। एनेशन रिएक्शन है, किसी भी एनायन से हम न्यूट्रल लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, ये आपके पास हो गया है जो थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्रोमियम प्लस। ध्यान देना यहाँ पे आपके पास इस केस में यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे अगर चार्ज की बात करूँ नेगेटिव है तो यहाँ पे +2 रखना पड़ेगा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल आपके पास चला गया। यानी कि यहाँ पे इस एनेशन रिएक्शन के अंदर आपके पास जो X लिगेंड दे रखा है, ये क्या क्या दे रखा है, ये आपके पास मेंशन करके दे रखा है NCS माइनस Br माइनस, और उसके बाद आपको यहाँ मेंशन करके दे रखा है CF3COO माइनस Cl माइनस। आपसे पूछ लीजिएगा, यहाँ पे पूछा जाए इस एनेशन रिएक्शन में रेट बताइएगा, रेट अगर ये हम कौन सा लिगेंड ले तब रेट आपका ज़्यादा होगा। मिसलर टार का एग्जाम्पल है, डाटा बेस्ड है, तो ध्यान देना। जनरली जो रेट ज़्यादा ऑब्जर्व हुआ है यहाँ पे, वो आपके पास सबसे ज़्यादा NCS माइनस, देन Br माइनस, देन CF3CO माइनस और सबसे पीछे Cl माइनस। हाउसक्राफ्ट से तो क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट, कल पिछले लेक्चर नंबर 4 में, लास्ट में डाटाबेस मैंने वहाँ डिस्कस किया था उसी से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रहें, एक एक बात को आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। इस एनेशन रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो ये आपके पास आपको पता है कैसे जा रहा था, एसोसिएटिवली एक्टिवेटेड इंटरचेंज मैकेनिज्म के साथ। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ, CSIR नेट के एग्जाम का ही क्वेश्चन है, याद रखना है आपने। एक क्वेश्चन और यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, समझना एक बार। तो जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो और आ सकते हैं और जो आने वाले हैं लाइन में हैं, तो उनको आप अच्छे से फोकस कीजिएगा। सुनना यहाँ पे देखते हैं, आप भी कर सकते हो, क्वेश्चन का जवाब आप भी दे सकते हो। द रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन, द रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन आपको बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है या फिर अरेंज करना है कॉम्प्लेक्स को। नेट के एग्जाम का ही सवाल है और भाई साहब कॉम्प्लेक्स आपको मेंशन करके दिए हैं। एक कॉपर का कॉम्प्लेक्स दिया है, कॉपर H2O6+2, और दूसरा देखो एक मैंने सीरीज लिखवाई थी उसी से नंबर 4 सवाल आ रहा है, ये MnH2O6+2, तीसरा FeH2O6+2 और नंबर 4 निकल H2O6+2। ये आपके पास है। ये पूछा गया था, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वाटर एक्सचेंज रिएक्शन रेट। कर दोगे, सीरीज आपके पास है, सही है। सीरीज को हमने समझा भी था, तो फिर से मैं आपको वही सीरीज रिवाइज करवा देता हूँ, याद रखना वो इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 सवाल 4th क्वेश्चन है, ये मैंने उसी एक सीरीज से नेट के एग्जाम में 4 बार पूछ चुका है, तो वो सीरीज इंपॉर्टेंट है भाई। आपको बताया था सबसे आगे कॉपर +2 होता है, उसके बाद बताया था आपके पास जनरली कॉपर +2 होता है, उसके बाद क्रोमियम +2 होता है, उसके बाद Zn+2 होता है, यही सीरीज हमने बनाई थी। इसके बाद आपके पास Mn+2 आता है, Fe+2 आता है, Mn+2 आता है,
Fe+2 आता है, कोबाल्ट+2 आता है, और कोबाल्ट+2 के बाद निकल+2 और वेनेडियम+2। 3D सीरीज का मेटल, 3D सीरीज का मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो उसका वाटर एक्वा कॉम्प्लेक्स अगर मेंशन करके देता है तो उसका वाटर एक्सचेंज रिएक्शन का रेट का ऑर्डर मेटल आयन का ये होता है। आपको समझाया भी था, वेनेडियम+2 सबसे पीछे गया क्योंकि D3 कैसे कॉन्फ़िगरेशन है इनर्ट, कॉपर+2 सबसे आगे आया, आपको समझाया भी था क्यों, स्ट्रॉन्ग ZTD, T2C6 Eg3, फिर उसके बाद क्रोमियम+3 लिखा है, क्रोमियम+3 आपको पता है, सॉरी क्रोमियम+2 है भाई, +2 की सीरीज की बात कर रहे हैं, T2C3 Eg1, यहाँ पे भी ZTD होता है, तो ये भी सबसे ज्यादा लेबाइल होता है, जनरली Zn2 पॉजिटिव, ये भी आपके पास ऑर्डर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक्वा कॉम्प्लेक्स, हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स के रेट का एक्सचेंज की बात की जाए, वाटर एक्सचेंज की बात की जाए तो इसका भी रेट ज्यादा होता है। और फिर निकल+2 आपको बताया था जनरली, ये तो आपका इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपके पास अगर इनकी सबकी बात करें, कोबाल्ट+2 ये भी हाई स्पिन होगा, ये भी लेबाइल होता है, Fe+2 ये भी हाई स्पिन, ये भी लेबाइल होता है, Mn+2 ये भी हाई स्पिन D5 लेबाइल होता है, ये इनर्ट होता है, ये इसके बीच में आ रहा है, मॉडरेट होता है निकल+2 का। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इनको अरेंज करेंगे तो आपके एक ही ऑप्शन में दे रखा था कि एक नंबर सबसे आगे होगा, एक नेट में 4 ऑप्शन थे, उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा बनाया था जिसमें फर्स्ट आगे था। फर्स्ट के बाद अब आपको पता है इन तीनों की अगर बात की जाए तो इन तीनों में सीरीज को देखो, Mn+2 तो सेकंड आएगा, फिर Fe+2 को देखो, ये उसके बाद आ रहा है थर्ड, और सबसे पीछे निकल, ये आपका आंसर हो जाता। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी हैं, तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन भी याद रखना, और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वो भी याद रखना है, सही है। तो फिर से आज की इस कहानी को अगर कंक्लूड करें तो आज हमने एसोसिएटिव मैकेनिज्म की बात की, आज हमने इंटरचेंज मैकेनिज्म की बात की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े, कौन एंगल सीरीज को याद रखना है, सही है ना। और ये सीरीज फिर से कह रहा हूँ, इस सीरीज को याद रखोगे, कौन एंगल वाली सीरीज को याद रखोगे। ये कहानी थी सब्स्टिट्यूशन की। इसके बाद ध्यान देना, ये जैसे हमारा कोऑर्डिनेशन का रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा तो फिर आपके लिए बेहतरीन हम स्पेक्ट्रा, पूरा स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, पूरी क्वांटम पढ़ेंगे लाइव क्लासेस के साथ। अब तो प्रीमियर चल रहा है, सही है ना। फिर हम फेस टू फेस होंगे, फिर आराम से मजे से एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें आपको ये सारी बातें याद रखनी है पहले लेक्चर से। ये लेक्चर नंबर 5 था, सही है ना। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। रेफरेंस बुक मैं हर बार बताता हूँ, आप कोई भी बुक देख सकते हो, क्योंकि ये कहानी कोई हम तो बना नहीं रहे भाई, सही है। जो मेंशन दे रखा है एक्सपेरिमेंटल, जिसने स्टडी की गई है इनकी, जिन्होंने इनको पढ़ा है, बनाया है, उसको हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सही है ना। तो एक एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखना, एक बार एक एक पॉइंट को पढ़ना, पूरे 5 के 5 लेक्चर अच्छे से पढ़ना। अभी कम से कम 5 से 7 लेक्चर और आएंगे कोऑर्डिनेशन के रिएक्शन मैकेनिज्म में, तब जाके हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सही है। तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जो GACS जयपुर के जो ऑफलाइन स्टूडेंट है, तो कोऑर्डिनेशन पहला हम कवर कर चुके थे, उसको अच्छे से पढ़िएगा। थर्मो वहाँ कवर कर चुके थे, थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से पढ़ना, सही है। और जल्दी फिर हम लाइव क्लास लेके आएंगे स्पेक्ट्रा की प्लस क्वांटम मैकेनिक्स की। धन्यवाद।